Hi friends, so today we will be discussing about objective questions of computer science. So जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके लिए मैंने पहला प्रैक्टिस पेपर सेट प्रिपेयर किया है। इसके अंतर्गत मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को पिक किया है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, मतलब जिनको काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। All of the following are examples of real security and privacy risks except, मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रियल टाइम सिक्योरिटी इशू नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैम। स्पैम जो होते हैं उनको बोलते हैं अनवांटेड मेल्स, या मेल्स भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, अनवांटेड मैसेजेस जो हमें जिनकी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वो हमें प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम ईमेल की बात करें तो वहाँ पे हमें स्पैम ईमेल्स मिलते हैं। जैसे कोई क्रेडिट कार्ड, कोई बैंक का मेल आ गया जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बताई जा रही हैं कि आप ये परचेज कर लो, या किसी और स्कीम्स के बारे में बताया जा रहा है, तो ये होते हैं स्पैम मैसेजेस। तो ये थ्रेट नहीं होते, बट इनका हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये थ्रेट नहीं होता। हैकर्स ऑलवेज एक थ्रेट होते हैं, क्योंकि ये आपसे आपके डेटा के एवज में मनी मांग सकते हैं, आपके डेटा को सेल कर सकते हैं। वायरसेस तो हमेशा से थ्रेट है, होते हैं। और जो आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब आपकी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से कोई आपका फायदा उठा ले, चाहे कैसे भी करके, मतलब इकोनॉमिकली बेसिकली आपका फायदा उठा ले, जैसे आपके बैंक से अकाउंट से पैसे निकाल ले, इस तरह की चीजें कर ले, तो उसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैम। ठीक है, तो फर्स्ट का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पैम, बी ऑप्शन। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। The unit in CPU or processor which performs arithmetic and logical operations is, तो कौन सी यूनिट है जो आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है? तो उसका नाम है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे आपको जैसे कि नेम से पता चल जाएगा, एएलयू यूनिट उसका। ये इजी क्वेश्चन था। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और इसका यही काम होता है आपका लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी जो आपका प्लस माइनस और जो मल्टीप्लिकेशंस और डिविडेशंस, तो ये सारे काम जो करते हैं वो एएलयू के थ्रू करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एएलयू। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मतलब होता है जिसमें डेटा स्टोर नहीं रह सकता, जो एक टाइम के बाद उड़ जाता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो उसका डेटा उड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे रैम। रैम एक ऐसी चीज होती है, रैम एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम है जिसके अंदर डेटा तब तक ही रहता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलती रहती है। जैसे अगर हम इसको शट डाउन कर देंगे सिस्टम को, तो रैम से डेटा उड़ जाएगा। रोम के अंदर डेटा परमानेंट सेट रहता है। ठीक है, रैम वोलेटाइल होती है, रोम वोलेटाइल नहीं होती, तो ये याद रखना आप। तो थर्ड में आपका आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अ प्रोसेस नॉन एज, इसमें ब्लैंक स्पेस है, इज यूज बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स। तो उसका देखो, ये तो आपको रटना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पीओएस प्रोसेस। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर स्टोर्ड इन। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो रिजल्ट होते हैं कहीं वो कैशे में तो स्टोर नहीं होते, या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होते हैं, एक्यूमुलेटर में या रोम में, कहाँ होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो ये क्वेश्चन आपको, ये आपको बाई हार्ट रटना ही है, इसमें कोई समझने की चीज़ नहीं है। एक्यूमुलेटर वो डिवाइस होती है जहाँ पे जो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं, एएलयू के जो ऑपरेशंस के रिजल्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के, वो आपके स्टोर होते हैं एक्यूमुलेटर में। ठीक है, याद रखना है। तो फिफ्थ में आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, सिक्स्थ में देखते हैं। द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी इंक्लूडेड इन प्रोसेसर फॉर हाई स्पीड एक्सेस। आपको पता है कि जो हाई स्पीड एक्सेस मिलता है वो कैशे मेमोरी से ही मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कैशे। ओके, सेवंथ में आते हैं। टर्मिनल्स, blank space terminals, formerly known as cash registers, are often connected to complex inventory and sales computer systems। तो इसमें आपको बताइए इसमें क्या उत्तर आ सकता है? तो मैंने आपको अभी बताया था पॉइंट ऑफ सेल पीओएस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
सॉरी। अ बस इज एन, एक बस है उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या वो पार्ट ऑफ रजिस्टर होता है, क्या स्पेशल मेमोरी होती है, पार्ट ऑफ द सीपीयू होता है, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सिस्टम होता है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अ बस इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सिस्टम। ठीक है। अ बाइट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं आपको ये बताना है। तो बहुत इजी प्रश्न है, इसमें सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने इजी, मीडियम और हार्ड तीनों तरह के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बना रखा है, तो आपकी हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। अ को प्रोसेसर इज यूज्ड टू, तो बताइए को प्रोसेसर का क्या काम होता है, हमें यहाँ बताना है। तो एनहेंस करता है वो मेन मेमोरी को, या ट्रैक करता है एरर्स को, सीपीयू के एरर्स को, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस जो बिजनेस एप्लीकेशन हम यूज करते हैं उसकी, या इम्प्रूव करता है स्पीड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो जो आपका को प्रोसेसर होता है उसका कार्य होता है जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है उनकी स्पीड को इम्प्रूव करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th पे। तो देखिए 11th प्रश्न क्या बोल रहे हैं आप हमसे। एन सिस्टम, blank space system is a small wireless hand, sorry, handheld computer that scans an item tags and pulls the current price, ये सब। ठीक है, आपको पता है जो जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो आइटम टैग्स होते हैं, तो उसको स्कैन करके तो उसकी करेक्ट प्राइस बताने का क्या होता है। मतलब शॉप पे जो हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम पीएसएस बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये काफी टफ क्वेश्चन है, ये आपको याद होने ही चाहिए, नहीं तो इनमें गैस नहीं लगा पाते हम लोग। जैसे थोड़ा सा आप ये गैस लगा सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर 5 डिजिट में नहीं होते थे, वो 4 डिजिट्स में होते थे। तो यहाँ पे बस आप ये लगा सकते हो कि फर्स्ट तो नहीं हो सकता इसका आंसर, तो आपको यहाँ पे सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है। तो 11th में ए, 12th में सी। थर्ड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर होता है इंटेल 80286। ठीक है। और आपको पता है जो पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था उसका उसका नेम क्या था? 4004। इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर था 4004। तो याद रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द पावर स्पीड प्रोडक्ट ऑफ एचमॉस, देखो ये टफ क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए कि एचमॉस प्रोसेसर क्या होता है, एनमॉस क्या होता है। ठीक है। तो इन सब की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछ रहे हैं द पावर स्पीड प्रोडक्ट ऑफ एचमॉस माइक्रो प्रोसेसर। देखो इसमें रटना पड़ेगा आपको कि एचमॉस और एनमॉस में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है। तो जो पावर स्पीड प्रोडक्ट का जो रिलेशन होगा इनमें, तो उसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/4 होता है। 1/4 ऑफ द पावर स्पीड प्रोडक्ट ऑफ एनमॉस माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा एनमॉस फास्ट होते हैं, एचमॉस धीरे होते हैं। एनमॉस 4 गुना ज़्यादा फास्टर होते हैं एचमॉस से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी। ठीक है। 14 में क्या है? एन हेक्सा डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो हेक्सा डिजिट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 बाइनरी कंजिक्यूटिव बिट से। आपको पता है ना, जैसे 1 1 1 1। ठीक है। 1 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 1, ये 16 डिजिट हो गए 4 4 के पेयर में, तो ये हेक्सा डिजिट बोल देंगे इसको। ठीक है। तो हेक्सा डिजिट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 बाइनरी कंजिक्यूटिव बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दी पेंटियम प्रोसेसर कंटेन्स, तो भाई पेंटियम प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे होते हैं आपको ये बताना है। ये थोड़ा देखो टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कोई पढ़ के नहीं जाता, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ ताकि आप इनको रट सको, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ये इनमें समझने का कुछ नहीं है। तो पेंटियम प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे होते थे? तो इसमें सीधा उत्तर है भाई मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगाए थे, क्योंकि पेंटियम अभी रिसेंटली अर्ली 2000 के आसपास रिलीज हुआ था। तो जो 90s और 2000 के आसपास जो रिलीज हुए थे उनमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, अब तो बिलियंस की तरफ हम जा चुके हैं।
द प्रोलिफिकेशन ऑफ मॉस टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग माइक्रोप्रोसेसर इज एट्रीब्यूटेड टू, जो ज़्यादातर हम आजकल मॉस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोलिफिकेशन मतलब जो जिसका प्रसार हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि हम मॉस टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं? क्यों इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? तो इसका सबसे जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, इट्स लो ऑपरेशन डिसिपेशन, डिसिपेशन प्रॉपर्टी एंड लोअर कॉस्ट। जो इसकी कॉस्ट होती है वो भी लोअर होती है, इसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। उसकी पावर कंजप्शन भी कम होती है, तो इसलिए हम मॉस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और damaged files from a criminal computer is an example of law enforcement specialty called। तो बताइए कौन सी लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी होती है जिसको हम ये बोलते हैं? तो उसका जो सही उत्तर जाएगा फॉरेंसिक्स होते हैं। तो आपको पता होगा ना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट क्या यूज़ करते हैं? जो कंप्यूटर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है वो साइबर क्राइम्स के बारे में जो है जानकारी जुटाते हैं, तो वो ये सब चीज़ों से डील करते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। द इकोनॉमिक ऑफ रिस्क टेक्नोलॉजी। तो रिस्क की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट सॉरी सॉरी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी किसके द्वारा इम्प्रूव की गई थी? तो इसका बताना है आपको। तो इसमें जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, अडॉप्टिंग सुपर स्केल आर्किटेक्चर इन प्रोसेसर डिजाइन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ एक्स्ट्रा पावर नीडेड फॉर रिफ्रेशिंग, डी रैम्स आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर बिकॉज, ठीक है। डी रैम्स में आपको पता है पावर ज़्यादा लगती है। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम और एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैम। तो डी रैम जो डायनेमिक रैम्स होती है उनमें पावर ज़्यादा लगती है, फिर भी हम उन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं डी रैम्स को। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न आपको बताना है। तो उसका रीज़न है इसकी लोअर कॉस्ट होती है एस रैम से। आपको पता है अगर जो चीज़ कम पैसों में बनेगी तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे लोग, इसलिए जो होती है जो कंप्यूटर की कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम डी रैम्स का यूज़ करते हैं। 20th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ओसीआर। ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं ओसीआर को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए अगर हमें इमेज से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम ओसीआर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। आपने भी कभी यूज़ किया होगा कि अगर आपको इमेज से टेक्स्ट को पढ़ना है तो आप ओसीआर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसीआर। तो 21 पे प्रश्न पे आते हैं, एसओआई टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सक्सेसफुली विद रेफरेंस टू। जो एसओआई टेक्नोलॉजी है वो किसके रेफरेंस में सक्सेसफुल रही है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो होता है एस रैम। आपको बस इतना ही पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना, नहीं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इतना समय भी नहीं है हमारे पास। हमें तो बस इतना पढ़ लेना है कि कोई भी क्वेश्चन जैसे पूछ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई आपको डीप क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है। डीप क्वेश्चन आएंगे अगर आप यूजीसी नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आपको जो है थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मल बैंक के एग्जाम्स हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप आरएसएमएसएसबी हो गया, आरवीएनएल हो गया, इन सब एग्जामिनेशंस में, चाहे एसएससी हो गया, एसएससी जीडी वगैरह हो गया, इन सब में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें आपको डीप क्वेश्चंस नहीं पूछते। 22nd क्वेश्चन क्या है? लो पावर सिंगल ट्रांजिस्टर सेल एंड इन सिस्टम रीवायरेबिलिटी आर द फीचर्स एसोसिएटेड विथ। तो बताइए ये फीचर्स किससे रिलेटेड होते हैं? तो ये फीचर्स रिलेटेड होते हैं फ्लैश से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, 23rd क्वेश्चन, secondary storage devices is needed to store large volumes of data and program that exceed the capacity of main memory। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, एच डी डी, उसको बोलते हैं एच डी डी, हार्ड डिस्क डिवाइसेस। तो हार्ड डिस्क हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपका सिस्टम होता है उसके अंदर इतना स्टोरेज नहीं होता, तो हम हार्ड डिस्क के यूज से अपनी चीज़ें जो है काफ़ी सारा हमारा डेटा होता है वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मेन मेमोरी में हम इतना डेटा स्टोर नहीं कर सकते।
और मेन मेमोरी बहुत महंगी भी आती है, आपको पता होना चाहिए। हार्ड डिस्क सस्ती आती है, इसलिए हम सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, 24th क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। भाई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं होती? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होती है रैम। थोड़ी ना होती है रैम, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होती। देखो हार्ड डिस्क होती है, ऑप्टिकल होती है, विंचेस्टर डिस्क, ये तीनों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ठीक है, बट रैम नहीं होती। रैम तो जो है आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। 25th पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूनिवर्सल, पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव बट हैज इट्स ओन लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन फॉर ऑल टाइप ऑफ डिस्क। तो बताइए सभी डिस्क में कौन से फीचर्स कॉमन होते हैं? तो 26 में जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा। सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ द डिस्क सरफेस इज चेंज इन रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप डिस्क का डिजाइन देखोगे तो आपको पता होना चाहिए हार्ड डिस्क के अंदर एक ऐसी कैसेट सी लगी होती है और वहाँ पे एक नीडल लगी होती है, इस तरह की नीडल लगी होती है और वो डेटा को ट्रैक करती रहती है। तो इस तरह जो हमारा डेटा रीड एंड राइट होता रहता है हार्ड डिस्क के अंदर। और इस तरह उसके अंदर और भी स्मॉलर जो है, मतलब काफ़ी उसमें सेक्टर्स बने होते हैं। ठीक है, आप कभी गूगल पे सर्च करना हार्ड डिस्क की डिज़ाइन, तो आपको पता चल जाएगा इंटरनली इसमें सेक्टर्स कैसे बने होते हैं, डेटा कैसे फैच करती है हार्ड डिस्क। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो डिस्क सरफेस होता है वो रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको ऐसे बता दिया। इन अ डिस्क ईच ब्लॉक ऑफ डेटा इज रिटर्न इन टू। तो डिस्क में जो हर ब्लॉक जो डेटा है वो किस में लिखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 और मोर सेक्टर्स। ठीक है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, आपको पता है डीपीआई के थ्रू हम मापते हैं। ठीक है, एक होता है डॉट पर स्क्वायर इंच होता है, एक होता है डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, और एक होता है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही उत्तर जाएगा तो डॉट पर स्क्वायर इंच, डीपीआई भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक स्क्वायर इंच में, ये एक स्क्वायर इंच में कितने आप जो है इम्प्रेशन कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, कितने पिक्सल्स वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, इसको बोलते हैं डीपीआई। ऐसे ठीक है, इस तरह होता है, एक स्क्वायर इंच में आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं कितने पिक्सल्स आप इंक्लूड कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी आपकी प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, और जितने कम होंगे उतनी बेकार क्वालिटी का प्रिंटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द केस ऑफ विंचेस्टर डिस्क द हेड। तो विंचेस्टर डिस्क के केस में हेड क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉन्टेक्ट्स ओनली द लैंडिंग एरिया वाइल नॉट रिकॉर्डिंग। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। रट लेना इस चीज को, क्योंकि बहुत कम लोग विंचेस्टर डिस्क के बारे में पढ़ते हैं, पर इससे भी सवाल आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क विच वन हैज ए मेटल हब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें मेटल हब होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इन एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, इन एनालॉग कंप्यूटर input is first converted to digital form, input is never converted to digital form, output is displayed in digital form। देखो डिजिटल से तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है, तो नेवर वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। 31वें में बी ऑप्शन। अब फ्लॉपी डिस्क रोटेट्स एट, तो बताइए फ्लॉपी डिस्क कितने आरपीएम पे रोटेट करती है? तो फ्लॉपी डिस्क आपके 360 आरपीएम पे रोटेट करती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। द सेक्टर साइज ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? बताइए, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेरीज फ्रॉम 128 बाइट्स टू 1024 बाइट्स। 34th क्वेश्चन पे आता है, इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। तो बताइए इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा सीक्वेंशियल और पैरेलल दोनों तरीके से होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 35th में आते हैं, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। तो बताइए ENIAC को किसने डिजाइन किया था? तो इसको डिजाइन किया था एकर्ट और मूचली ने। ठीक है, जॉन W मूचली
और जे प्रेस्पर एकैट, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी, तो जैसा कि आप सभी को पता है डेनिस एम रिची जी ने इसको डिजाइन किया था। बहुत इजी प्रश्न है। द एक्सेस टाइम ऑफ ए बबल मेमोरी, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको आपको रटना पड़ेगा। 4 मिली सेकेंड्स होता है बबल मेमोरी का एक्सेस टाइम। तो 37 में आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके 38, द रिकॉर्डिंग डेंसिटी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन ए मैग्नेटिक टेप यूजिंग वर्टिकल रिकॉर्डिंग टेक्निक इज, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 मिलियन बिट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 38 में हो जाएगा डी। पर्सोनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, ठीक है, जो सारे कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पीपल वेयर। तो 39 में हो जाएगा सी, 38 में डी। चलिए 40th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following encoding technique is used to record data in high density magnetic tape transport, तो बताइए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम। तो इसके अंतर्गत हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसका नाम है फेज एनकोडिंग। ठीक है। When did ARC rivals IBM and Apple Computer in Apple Computer decided to join hands, तो बताइए IBM और एप्पल ने कब हाथ मिलाए, मतलब कब उन्होंने साथ कार्य करने का डिसीजन लिया। तो 1991 में उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो 40 में ए एंड 41 में डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर अ स्टोरेज रिक्वायरमेंट एक्सीडिंग 1 GB विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉस्ट्स द लीस्ट पर मेगाबाइट, तो बताइए सबसे सस्ता यहाँ पे कौन सा, आप कौन सी डिस्क आपको सबसे सस्ती पड़ेगी अगर आपको 1 GB से ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क सबसे सस्ती पड़ेगी आपको। ओके 43rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं होता है, प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। ओके 44th, द इनपुट डिवाइस दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू टच स्क्रीन, तो ऐसी इनपुट डिवाइस जो टच स्क्रीन के क्लोज रिलेटेड है, तो बताइए कौन सी है। तो लाइट पेन यूज करते हैं, आपको पता है लाइट पेन यूज करते हैं हम टच स्क्रीन के साथ। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा लाइट पेन। द इनपुट डिवाइस दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, तो बताइए कंप्यूटर गेम्स के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो जॉयस्टिक का यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स जनरेट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम ए ग्रिड ऑफ पिंस, तो जो डॉट मैट्रिक्स होता है ना वो पिंस की मदद से आपके कैरेक्टर जनरेट करता है। तो 46 में हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, आर रेफर टू एज होमोसेपियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस, तो बताइए सिलिकोसेपियन डिवाइस किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर को सिलिकोसेपियन डिवाइस कहते हैं। एन एरर, तो 47 में डी ऑप्शन हो जाएगा। 48 पे आ गए हम। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट, आपको पता है कि जब भी कोई बग आ जाता है तो बग को और क्या कह सकते हैं, ग्लिच बोलते हैं उसको। ठीक है, ग्लिच बोल देते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके 49th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, तो इसमें से जो डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन होता है वो कौन सा नहीं है, हमें बताना है। तो जो स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन, ये डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है। देखो प्रोसेसिंग मतलब होता है उसको एनालाइज करना, ठीक है, और उसको प्रोसेस करना, ये प्रोसेसिंग का पार्ट है। स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग फंक्शंस। ठीक है, ऑलराइट, तो डी ऑप्शन 49 में हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी, इसमें जो है इसको पढ़ लेते हैं एक बार, मैं क्वेश्चन शायद गलत समझ गया। 1 सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, तो इसमें हमें देखना है। देखो गैदरिंग डेटा इसमें सही उत्तर रहेगा और प्रोसेसिंग डेटा भी इसमें सही है। हाँ इसमें सही, सी ऑप्शन सही रहेगा। सॉरी इसमें मैं
इसको जज नहीं कर पाया क्वेश्चन को। इसमें बोल रहे हैं नॉट का हमें करना है, नॉट में एनालाइजिंग आएगा, मैंने नॉट का ध्यान नहीं दिया। तो एनालाइजिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन मेजर डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं होता, ये डेटा प्रोसेसिंग के पार्ट होता है। डेटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना। एनालाइज करना एक अलग जो है इसका पार्ट नहीं होता, वो एक अलग डिपार्टमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए 49 में हो जाएगा सी। अब चलते हैं 50th पे। ओके, तो डैश टैग्स व्हेन प्लेस्ड ऑन एन एनिमल कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक, कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक इन अ डेटाबेस ऑल ऑफ द एनिमल्स मूवमेंट। तो बताइए किसका यूज करते हैं हम एनिमल्स को ट्रैक करने के लिए? तो आरएफआईडी का यूज करते हैं। अगर आपको पता हो, जो अभी जो हम हाईवेज पे जाते हैं तो टोल टैक्स अब जो हम चुकाते हैं, तो उसके लिए हमें आरएफआईडी कार्ड्स दिए गए ना, उनको स्कैन करके हम डायरेक्टली जो है टोल टैक्स चुका देते हैं। तो वहां भी आरएफआईडी कार्ड्स यूज किए गए हैं। ठीक है, 51 क्वेश्चन। 51 क्या बोल रहा है? तो 50वें में भी उत्तर हो जाएगा। और 51 में क्या होगा? द रिजोल्यूशन ऑफर्ड बाई एस वी जी ए। देखो ये रटना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए सब। तो 1280 इंटू 1024 पिक्सल्स होते हैं, ये एस वी जी ए का रिजोल्यूशन होता है। तो 51 में हो जाएगा सी। 52 में आते हैं अब हम। द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन। तो जो एलसीडी की बात करें यहाँ पे, एलसीडी, एलसीडी कैसे वर्क करती है इसके बारे में क्वेश्चन है 52। तो 52 में आपका सही उत्तर हो जाएगा पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूज करते हैं हम एलसीडी के अंदर, और इससे उसकी फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए 52 में हो गया डी। 53rd क्वेश्चन क्या है? द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन रिटन इन। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस भाषा में लिखा गया है? तो उसको सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 54th, विच वन ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड्स ए कंपाइलर फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये टफ भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना 54 को। तो बताइए किस सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन में कंपाइलर की जरूरत पड़ती है? तो इसके लिए तो हमें मतलब पता होना ही चाहिए, नहीं तो हम इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। तो 54 में सही उत्तर हो जाएगा भाई फोर्ट्रैन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन। तो फोर्ट्रैन लैंग्वेज होती है, उसके लिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है इनमें से? तो 55। तो 55 में आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोबोल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो ये असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर ये सॉफ्टवेयर्स हैं, कोबोल तो एक भाषा है। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको बोलते हैं कोबोल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Surgeons can perform delicate operations by manipulating devices through computers instead of manually. The technology इसको क्या बोलते हैं बताइए? जिसमें जो आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर्स की मदद से जो अपने सर्जरी वगैरह वो कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं हम? तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रोबोटिक्स। तो रोबोट्स का इस्तेमाल करके हम सर्जरी करवा रहे हैं आजकल। अब तो कई सक्सेसफुल सर्जरी हो भी चुके रोबोट्स के माध्यम से। तो इस टेक्नोलॉजी को हम रोबोटिक्स बोलते हैं, जिसमें हम रोबोट्स का यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करवाने के लिए। तो 56 में हो जाएगा ए। 57 में, ओके सो अब हम आते हैं 50। तो 51 सेकेंड इसको। हम्म तो 57th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ कंपाइलर ब्रेक्स द सोर्स कोड इनटू अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस, जिसमें जैसे सपोज मान लीजिए एक स्ट्रिंग है इस तरह की, जैसे के स्टार 5 2, ठीक है 9, फिर से कोई अल्फ़ाबेट आ गया वी। तो इसको कंपाइलर क्या करेगा? पहले ब्रेक करेगा हर एक वर्ड को। इस इस चीज को बोलते हैं हम लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकन्स होते ही क्या है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, जिसको ब्रेक कर देते हैं,
उसको बोलते हैं हम लेक्सिकल्स। तो इसको बोलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। ये आपके कंपाइलर डिज़ाइन करके एक कंपाइलर डिज़ाइन नाम का एक सब्जेक्ट आता है फिफ्थ सेमेस्टर में, वहाँ पे आप पढ़ते होंगे। तो वहाँ पे आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद रखना लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू एन इंटरप्रेटर। तो भाई इंटरप्रेटर का कौन सा एट्रीब्यूट इंटरप्रेटर पे कौन सी चीज काम नहीं करती। तो भाई इंटरप्रेटर लेस टाइम कंज्यूम करते हैं, सही बात है भाई। सिंपलिसिटी उनमें होती है, बिल्कुल सही बात। इसमें आपको हो जाएगा एक्सपेंसिव नहीं होते भाई। जो इंटरप्रेटर होते हैं वो सस्ते होते हैं। ठीक है, तो 58 में सही उत्तर हो जाएगा ए, वेरी एक्सपेंसिव नहीं होते, नॉर्मल उनकी प्राइस होती है और अफोर्डेबल होते हैं इंटरप्रेटर्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। चलिए चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। काफी बड़ा क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। Which one of the following statements indicates the optimal uses of interpreter and compiler? ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है इसके। आपको क्वेश्चन समझ में आया? भाई इंटरप्रेटर और कंपाइलर के यूजेस के बारे में हमें बताना है, ऑप्टिमल यूज कैसे होता है उनका। तो यूज द इंटरप्रेटर फॉर बोथ प्रोग्राम्स डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। तो भाई इंटरप्रेटर को प्रोग्राम डेवलपमेंट के टाइम भी यूज करो और एग्जीक्यूशन के टाइम भी यूज करो। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 59। हाँ ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। यूज द इंटरप्रेटर फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड द कंपाइलर फॉर एग्जीक्यूशन। use the compiler for both program development and execution. Use the compiler for program development and the interpreter for execution. तो देखिए, कंपाइलर को हमेशा एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूज करना सही रहता है, क्योंकि कंपाइलर एक साथ सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता है। इसलिए कंपाइलर को हमेशा एग्जीक्यूशन के टाइम यूज करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? बी में। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, कंपाइलर एग्जीक्यूशन के टाइम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो एक साथ सारा डेटा लोड करके सारे डेटा को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, कंपाइलर पूरे पेज को एक साथ लोड कर देते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो 59 में आ जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 60वां प्रश्न क्या है देख लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट परफॉर्म बाई ए फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम। तो बताइए, फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम द्वारा कौन सा टास्क नहीं परफॉर्म किया जाता? तो होता है लिंकिंग द प्रोग्राम लाइब्रेरी विद मेन प्रोग्राम। ये आपका कोई फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम काम नहीं कर सकता। चलिए 61 पे चलते हैं। टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू एवरीवन कंसिडर टू बी प्रोपाइटरी बोलते हैं उसको। ये रट लेना टर्म्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपाइटरी बोलते हैं उसको। चलिए 62वां प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज एसोसिएटेड विद रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो बताइए, रियल टाइम प्रोसेसिंग से कौन सी लैंग्वेज जुड़ी हुई है? तो भाई कोबोल ऐसी लैंग्वेज है जो आपके रियल टाइम प्रोसेसिंग के वक्त यूज आती है। तो 62 में सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए 63वां। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर हुज साइज इज 1 टू नैनोमीटर। तो नैनोमीटर की बात हो तो नैनो साइंस यूज होती है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम चलते हैं 64वें प्रश्न 64th पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोस प्रॉम्प्ट। तो डॉस का प्रॉम्प्ट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा एंटर डॉस का प्रॉम्प्ट नहीं होता। आपने अगर कभी डॉस चलाया हो, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज किया होगा आपने, तो वहाँ पे आप देखना कभी। वैसे तो इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप आर्विनल की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर डॉस की कुछ कुछ कमांड्स आप पढ़ लेना, वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप हेल्प सर्च करना कमांड प्रॉम्प्ट पे, आपको हेल्प के अंदर काफी सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड। जैसे देखो, अब डॉस की कमांड कौन सी होती है? एक तो आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूनिक्स और लाइनेक्स की कमांड्स पूछ सकते हैं। नॉर्मल कमांड्स पूछेंगे, सीपी क्या होता है, अगर मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी होती है तो यूनिक्स में मैं कौन सी कमांड का यूज करूंगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन होते हैं। कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स आप रट लेना, आपका काम हो जाएगा। डॉस में भी इसी तरह, डॉस और यूनिक्स की कमांड्स थोड़ी अलग होती है, तो आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा इन दोनों को। ठीक है, पर बहुत रेयरली पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, शायद एक या दो आ जाए, इससे ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं होती। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, और जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप ज़्यादा जो फोकस के साथ पढ़ सकते हो।
और अगर नॉर्मल कमांड्स, अगर इजी प्रश्न आता है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए इसमें से, ठीक है। तो ठीक है, 65th क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉस की इंटरनल कमांड कौन सी नहीं होती? भाई बैकअप कोई कमांड नहीं होती डॉस की इंटरनल। कॉपी, ब्रेक और सीएलएस तो होती है। सीएलएस मतलब होता है स्क्रीन को क्लियर कर देना, ठीक है, ये इसका मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। 66th क्वेश्चन क्या है? मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। बताइए, मॉडर्न कंप्यूटर रिलायबल तो है, इनफॉलिबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which what is the name of the display feature that highlights R of the screen which requires operator attention? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा रिवर्स रेशियो। ये रिवर्स वीडियो, ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा, बस इसकी डेफिनेशन ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप विकिपीडिया से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम्स इज इनवैलिड इन डॉस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह के प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। तो बताइए कौन सा एक्सटेंशन नहीं होता डॉस में? तो जो 68वें में सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ये सही तरीका नहीं है डॉस में फाइल सेव करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग DIR कमांड्स लिस्ट अ ग्रुप ऑफ फाइल्स? तो बताइए कौन सी DIR कमांड्स लिस्ट करती है ग्रुप ऑफ फाइल्स को? तो यहाँ पे 69 में सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, DIR टूल क्वेश्चन मार्क डॉट बैश। ओके, अब ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, आपको थोड़े से ये रटने ही पड़ेंगे। IBM launched its first personal computer IBM PC in 1981. It had chips from Intel, disk drives from Tandon, operating system from Microsoft, the printer from Epson, and the application software from everywhere. Can you name the country which contributed the video display? तो IBM ने जब 1981 में पीसी बनाया था तो वीडियो डिस्प्ले किसने प्रोवाइड कराया? तो आपको ये बताना है। तो जो वीडियो डिस्प्ले प्रोवाइड करा था वो करा था ताइवान ने। आपको पता है ताइवान से कौन कौन से ब्रांड निकलते हैं? asus, बहुत बड़ी कंपनी है ये, ताइवान की ही asus कंपनी। तो याद रखना, ताइवान बहुत ही इम्पोर्टेंट। वैसे तो चाइना इसको अपना पार्ट मानता है इसको, और इंडिया वगैरह इसको इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। मतलब यूएस तो इसको इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, चाइना इसको अपना पार्ट मानता है। ताइवान एक डिफरेंट कंट्री ही है, और इसका सबसे बड़ा ब्रांड है जो कंप्यूटर का वो है एसस, ठीक है, ये याद रखना आप। 71st क्वेश्चन। पर्सनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड्स? तो ऐसे बोर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो सबको पता होगा, मदरबोर्ड बोलते हैं ना। मदरबोर्ड के ऊपर ही हमारे सारे चिप्स और पार्ट जो ऐड होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। जब आप अगर आपने कभी सिस्टम खोल के देखा हो तो मदरबोर्ड के ऊपर ही सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड होती है। 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर रिजाइड्स इन रोम? तो रोम के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना, रोम के अंदर बायोस होता है। आप जब भी विंडोज डालते हो तो आप सबसे पहले बायोस सेटअप करते हो, और बायोस की डिटेल्स कभी भी डिलीट नहीं होती क्योंकि वो रोम के अंदर स्टोर होती है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो 72 में से उत्तर हो जाएगा बी। तो 73rd में, in most IBM PCs, the CPU, the devices, the device drivers, memory expansion slots, and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? तो इस सेम अभी हमने देख लिया था, मदरबोर्ड पे माउंट होते हैं सारी चीज़ें। मदरबोर्ड ही होता है जिसपे सारे डिवाइसेस वगैरह माउंट होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल कमर्शियली हैज़ बीन रिटर्न इन। तो यूनिक्स किस में लिखा गया है? तो मैं पहले बता चुका हूँ, यूनिक्स सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, 75वें प्रश्न पे आते हैं। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो कौन सा उत्तर सही है ये हमें पिक करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। यूनिक्स हैज बेटर सिक्योरिटी फॉर फाइल्स रिलेटेड टू MS DOS।
MS DOS is better file security compared to Unix. Unix and MS DOS are comparable from the file security viewpoint. आप हमेशा ध्यान रखना, अगर सबसे सिक्योर कोई है ना यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूनिक्स होता है। आपको पता है हमारे जो बैंक्स होते हैं वो भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो यूनिक्स वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एमएस डोस कुछ नहीं यूनिक्स के आगे। यूनिक्स बहुत बहुत आगे सिक्योरिटी में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, इसलिए यूनिक्स के जो ओएस लेते हैं हम, यूनिक्स की जो जब भी हम यूनिक्स के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनकी कीमत अरबों में होती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रदान करते हैं। तो यूनिक्स सिक्योरिटी के मामले में सबसे बेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनिक्स इज ओनली अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, only a time sharing system, neither a time sharing nor a multi programming system, both a time sharing and multi programming system। तो बताइए यूनिक्स होता क्या है? तो हमें ये तो पता है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर, जो सबसे सही उत्तर इसके लिए बैठेगा वो होगा डी। तो जो यूनिक्स होता है वो टाइम शेयरिंग भी होता है और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम भी होता है। तो ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। तो 76 में आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, ओके। व्हाट इज द मीन्ट, 77 पे आ गए हम। व्हाट इज द मीन्ट बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर? तो डेडिकेटेड कंप्यूटर से हमारा अभिप्राय क्या है? तो इसका मतलब होता है विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। तो भाई जिसको केवल एक टास्क दिया जाए वो डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है। चलिए 77 में हो जाएगा बी ऑप्शन। 78 पे चलते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 78वें में क्या है? uses 6 files to do the task mentioned, uses 2 files to do the task mentioned, uses 3 files to do the task mentioned, uses only one file to read information from write information on the terminal। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 78 में सी ऑप्शन। वो 3 फाइल का यूज करता है। The system unit of a personal computer typically contains all of the following except। तो किसके अलावा? मॉडेम के अलावा भाई ये तीनों चीजें रखती है। सीरियल इंटरफेस, माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, तीन होते हैं। सिस्टम यूनिट में मॉडेम नहीं होता। चलिए 80 पे आते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे उसको बोलते हैं कंपाइलर। तो मैंने आपको पहले बताया था कंपाइलर वन बाय वन नहीं करता, एंटायरली पूरा मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देता है कोड को। तो इसलिए यहाँ पे हम जो सही उत्तर लगाएंगे वो होंगे कंपाइलर का। 81, a computer program that translates one program instruction at a time into machine language। वन, ये क्या बोल रहा है? वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। तो मैंने आपको पहले बताया था एक प्रोग्राम को एक बार में रन करने वाली चीज होती है इंटरप्रेटर। एक साथ सब कुछ रन करने के लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर का। 82वें प्रश्न पे आगे 82 पे। अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन अ। तो इसमें 82 में आ जाएगा सेंसर। 83rd, अ डेमन वेक्स अप वंस इन 1 मिनट। तो ये चीजें आपको थोड़ा पढ़ लेना है, प्रोसेस वगैरह इनके बारे में। इन यूनिक्स ओपन फाइल्स आर। तो यूनिक्स में जो ओपन फाइल्स होती है वो क्या होती है? तो ये होती है जो जो फाइल्स चाइल्ड और पेरेंट के बीच में शेयर की जाती है। अब देखो यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड वो वाली नहीं है जो हम समझते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्रोसेसेस को इस तरह बोलते हैं। जो डेमन होती है वो भी एक प्रोसेस होती है, पेरेंट चाइल्ड ये सब प्रोसेसेस होती है। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है उससे आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा यूनिक्स में ये सब प्रोसेसेस के नेम्स होते हैं इस तरह। पेरेंट चाइल्ड ये इसी तरह के मेथड चलते हैं, मास्टर स्लेव, ये सब चीजें हम यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में। ओके, 85th क्वेश्चन क्या है? डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू सॉरी। तो बताइए ऐसी मशीनें जो हमारे जैसी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है तो उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो इंसानों की बुद्धिमत्ता की कॉपी कर सके उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 86 क्वेश्चन, द स्पूलर ऑपरेशन इज नॉट एट ऑल इंक्लूडेड इन मल्टी यूजर वर्जन ऑफ डी बेस 4। ये तो देखो रटना ही पड़ेगा आपको, इसमें कोई आपको
आप ऐसे इसको पढ़ ही नहीं सकते। इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन सिंगल यूजर वर्जन, मे नॉट बी इंक्लूडेड इन सिंगल यूजर वर्जन ऑफ DBase 4। ये है इसका जो सबसे इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ये होगा सी ऑप्शन। तो 86 में सी ऑप्शन। ओके 87, डैश इज द डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। तो बताइए कौन सा होता है, वो होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। तो 87 में आ जाएगा ए ऑप्शन एंड आपका 86 में आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 88 प्रश्न पे चलते हैं। द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा को इंफॉर्मेशन में जब कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? तो उस तरीके को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। विच वन ऑफ द ओके which one of the items given below is not an item of the menu bar। तो मेन्यू बार का आइटम कौन नहीं होता? तो रूट इज नॉट द आइटम ऑफ मेन्यू बार। Which of the following features in tools menu permits the user to follow an upgrade path from a wide range of DBMS programs and spreadsheets। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा import फीचर्स जो होता है टूल मेनू का, वो हमें ये सब करने की अनुमति देता है। तो अब हम चलते हैं 91st क्वेश्चन पे। द computers gather data which means that they allow users to। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा स्टोर डेटा। आफ्टर ए पिक्चर हैज बीन टेकन विद अ डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस्ड अप्रोप्रिएटली द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसीडर्ड। उसको बोलेंगे हम आउटपुट। फोटो ले लिया आपने, उसको प्रिंट करा लिया, तो वो हो जाएगा आउटपुट। कंप्यूटर्स यूज दी बाइनरी लैंग्वेज। हमेशा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज का यूज करता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो 93rd में सी ऑप्शन हो जाएगा, 92 में सेकंड बी ऑप्शन हो जाएगा और 91 में डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 94th पे चलते हैं हम। तो 94वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द कंट्रोल सेंटर लिस्टेड बिलो सिंप्लीफाइज डेटा एंट्री। तो इसको बोलते हैं भाई, उस आइटम को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म्स बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी फीचर ऑफ ए स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट का फीचर क्या नहीं होता? तो इसमें भाई स्प्रेड ये नहीं होता। इसमें ऑप्शन हो जाएगा डिफिकल्ट टू डू व्हाट इफ प्रोजेक्शंस। चलिए 96 में चलते हैं। 4 features of Lotus DBMS has been given below. One feature has been wrongly stated. The incorrect feature। तो भाई Lotus DBMS का incorrect feature कौन सा है? तो 96 में हमें देखना है ट्रांसपोर्ट एक्सेस टू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा, ये तो करेक्ट है। टाइट लिंक्स टू लोटस स्प्रेडशीट, ये भी सही है। पावरफुल एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ये भी सही है। लैक्स ग्राफिकल टूल्स, नहीं भाई इसमें ग्राफिकल टूल्स तो बहुत अच्छे होते हैं, तो मतलब ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये गलत है, एक्चुअल में ग्राफिकल टूल्स अच्छे होते हैं इसमें लोटस डीबीएमएस में। चलिए 97 पे आ जाते हैं। द कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद। तो वो कैरेक्टर्स के साथ जो काम करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स के साथ काम करता है कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है डेटा को। तो 97 में सी, 96 में डी। तो फाइनल 3 क्वेश्चंस। तो 98th क्वेश्चन में क्या है? In the binary language, each letter of the alphabet, each member and each special character is made up of a unique combination of। तो भाई बाइनरी लैंग्वेज में वो यूनिक कॉम्बिनेशन हमेशा 8 बिट्स का होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। इन लोटस, ये डीबीएमएस की बात करें हम, 1 2 3 एन इंडिविजुअल सेल कैन स्टोर ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड टेक्स्ट। An individual cell can store either a data item or a text. An individual cell can be used only to store a single item of data. It cannot be used for storing text. None of the above। तो जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। An individual cell can store either a data item or text। चलो आज का जो फाइनल क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर। ठीक है, तो बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बिट की फुल फॉर्म होती है आपकी बाइनरी डिजिट।
सो ये हमारी पीपीटी जो है उसका लास्ट पेज था, लास्ट क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चंस मैंने आपको विद इन 50 मिनट्स करा दिए हैं। तो इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।